गुड इवनिंग क्लास। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आज अगला लेक्चर पढ़ेंगे। हमने आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C देख लिए हैं सभी लोग, ठीक ना। फिर उधर हमने भाग 1 देखा, भाग 2 देखा, भाग तीसरे में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 19(1)D पढ़ना है, ठीक ना। और पीछे जितने भी वीडियो हो चुके हैं उन सारे के सारे वीडियो के जो लिंक है, या मतलब पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको भी देखिए, तभी तो ये सब समझ में आएंगे आपको। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आज हम मतलब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक ना। अगले टॉपिक का नाम हमारा क्या है? तो हम कहते हैं आर्टिकल 19(1)D, ठीक ना। और डी में आप पता है, तो डी का नाम क्या है, मतलब इस टॉपिक का नाम क्या होगा? तो हम कहेंगे मूवमेंट। अंग्रेजी में अगर एक वर्ड में कहा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें मूवमेंट है। अब मूवमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं इसको हम भ्रमण कहते हैं। समझ गए? भ्रमण कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि मूवमेंट या भ्रमण करने का अधिकार हमें कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो हम कहेंगे हमें भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)D में दिया गया है। मतलब कहीं पर आने जाने का अधिकार कहां पर वर्णित है? तो हम कहेंगे कहीं पर आने जाने का जो अधिकार है आर्टिकल 19(1)D में मेंशन्ड है। समझ गया? बहुत ही प्यार से समझनी है चीजों को, धीरे धीरे करके समझनी है, लेकिन समझ लेनी है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस सही मामले में या सही मायने में यहां अनुच्छेद में लिखा क्या गया है? तो हम कहते हैं यहां पर लिखा गया भारत के अंदर, क्या? भारत के अंदर कहीं पर भी स्वतंत्रता पूर्वक, ऐसा लिखते होंगे स्वतंत्रता, ऐसा नहीं ऐसा लिखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार। एक एक वर्ड पर फोकस करेंगे। अगर कहीं पर आपको आने जाने का अधिकार है, समझ गए? आने जाने का मतलब ये हुआ कि मतलब आपको भ्रमण करने का अधिकार है। अगर बाबू आपको भ्रमण करने का अधिकार है तो ये कैसे होना चाहिए? तो हम कहेंगे स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो आप कहोगे स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक होनी चाहिए। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कुछ लोगों को विजुअल नहीं होता है, तो हम कहेंगे कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता पूर्वक होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहिए, ठीक ना। और कहीं पर का मतलब क्या होता है? मतलब कहीं पर भी का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये मान लो ये अपना प्यारा भारत, क्या है? अपना ये प्यारा भारत है, ऐसे बना लेते हैं कुछ ऐसे हल्के में, ये है अपना प्यारा भारत। तो मतलब भारत की सीमा के अंदर आपको कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। भारत की सीमा के अंदर हमें कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। मतलब इस कोने में आ सकते हैं, हाँ इस कोने में आ सकते हैं, इस कोने में आ सकते हैं, हाँ इस कोने में आ सकते हैं, इस कोने में आ सकते हैं। मतलब भारत के अंदर आपको कहीं पर भी आने जाने के अधिकार है। तो बताओ क्या इसमें लक्षद्वीप आएगा? हाँ लक्षद्वीप भी आएगा। क्या इसमें अंडमान निकोबार आएगा? तो हम कहेंगे हाँ अंडमान निकोबार भी आएगा। मतलब भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर आपको कहीं पर भी स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने या भ्रमण करने का अधिकार है। और ये चीज कहां पर वर्णित है? तो आपको बता देना, ये चीज वर्णित है आर्टिकल 19(1)D में, ये चीज मेंशन्ड है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो ये देखो, अनुच्छेद तो इतना ही कहता है, लेकिन अब इसमें हम लॉजिक क्रिएट करते हैं। अब इसमें पूछेगा कि बताओ आर्टिकल 19(1)D है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हम कहेंगे भैया देखो, इसका सिग्निफिकेंस अगर आपको समझना है तो हम भैया थोड़ी थोड़ी बातों को समझ लेते हैं कि इसका कनेक्शन कौन कौन से आर्टिकल से है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस को हम हिंदी में महत्व कहते हैं, ठीक ना, महत्व कहते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, पहले सिग्निफिकेंस में आपको यही बात समझनी है कि हम भारत में अगर हैं तो हमें भारत में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। क्या है? तो हम कहते हैं हमें भारत में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। तो यहां पर लिख सकते हैं कहीं पर भी
आने जाने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है तो आप बताओ, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो हम यही कहना चाहते हैं यहां पर कि अगर भारत में आपको कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। तो आप बताओ, ये जो आर्टिकल 19(1)(d) है, ये आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ करता है, हमें कहीं पर आने जाने का अधिकार है। इसका मतलब ये क्या है? तो हम कहते हैं ये पर्सनल लिबर्टी है। क्या ये पर्सनल लिबर्टी है? उसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत, क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात ये कर रहा है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समझ गए? दूसरे नंबर पे ये क्या कहता है, दूसरा सिग्निफिकेंस या दूसरा महत्व इसका क्या है, ठीक ना? तो हम कहते हैं जो लोग यहां पर नागरिक है सब भारत के हैं। समझ गए? हम कहेंगे हर नागरिक, हर नागरिक। और आपको पता है नागरिक शब्द किसके लिए आता है? तो हम कहते हैं नागरिक शब्द केवल भारतीयों के लिए आता है। ये हमारी आइडेंटिटी है, नागरिकता हमारी पहचान है। समझ गए पॉइंट? तो हम कहेंगे हर नागरिक भारत का है। अगर हर नागरिक भारत का है तो इसका मतलब यहां से निकल रहा है कि ये तो राष्ट्रीयता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीयता की बात कर रहा है। और राष्ट्रीयता का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता। समझिए क्या कह रहा है? ये राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा है। एक एक पॉइंट समझ के लिखने हैं। राष्ट्रीय एकता की बात कर रहा है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं और हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। सबको लगता है हवाबाजी है, अरे पढ़ाई हवाबाजी नहीं भैया। तो ये पढ़ो, हर नागरिक भारत का क्या है? भारत का है। अगर हर नागरिक भारत का है कहने का मतलब यहां जो नागरिक है ये भी भारत सीमा के अंदर बना देते हैं। यहां जो नागरिक है ये भी और यहां पर जो नागरिक है ये भी, सभी लोग क्या है? भारत के। अगर सभी लोग भारत के हैं इसका मतलब ये राष्ट्रीयता को ही तो दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय एकता को ही तो दिखा रहे हैं। मतलब सभी लोग क्या हैं? भारतवासी हैं, मतलब भारत के हैं। जब कभी भी हम कहीं पर बोलते हैं तो हम यही बोलते हैं वी आर इंडियंस, ऐसे ही बोलते हैं ना, वी आर इंडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब भारतवासी हैं। समझ गए? और ये इसमें क्या निकलता है? तो हम कहते हैं भैया इसमें शब्द निकलता है राष्ट्रीय एकता की भावना झलक उठती है। अब भैया राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता क्या होती है? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में आप लोग मिलकर एकजुट होकर उस प्रॉब्लम को खत्म करो, यही है राष्ट्रीय एकता या इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीयता। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये दो पॉइंट तो बहुत महत्व थे। अब एक पॉइंट और ये होता, अच्छा हम कहते हैं तीसरे नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं भैया? देखो तीसरे नंबर पे हम इसके महत्व में ये लिख सकते हैं कि अगर हमें व्यवसाय करना होगा तो इसका मतलब हम किसी दूसरे राज्य में जाके व्यवसाय कर सकते हैं। जबकि व्यवसाय वाला अधिकार किसमें दिया गया? तो हम कहते हैं आर्टिकल 19(1)(g) में दिया गया है। किसमें दिया गया बाबू? तो हम कहें आर्टिकल 19(1)(g) में दिया गया है। अगर आर्टिकल 19(1)(g) में व्यवसाय दिया गया है, लेकिन आप व्यवसाय तभी तो कर पाओगे जब यहां से वहां जाओगे, कि बिना यहां से वहां गए आपका संबंध थोड़ी अच्छा बनेगा। तो हम कहते हैं जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमारा व्यवसाय बनेगा नहीं। समझ गए? तो इसका मतलब बाबू ये हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 19(1)(d) इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आर्टिकल 19(1)(g)। समझ गए? मतलब ये भी आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल सारे लिंकेज होते हैं। हम तो यहां लिख सकते हैं ना कि आर्टिकल 19(1)(d) ये इसका कनेक्शन किससे है? तो हम कहते हैं भैया इसका कनेक्शन है आर्टिकल 19(1)(g) से भी है। और जी वाले में क्या है? तो हम कहते हैं पैसे का अधिकार है, पैसे या व्यवसाय का अधिकार है। ठीक ना? वो हम आगे पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे हम देखते हैं, चौथे नंबर पे अगर हम कहीं पर जाके नौकरी कर लेते हैं, जैसे हम कहें भैया हम आज यूपी के हैं या हम बिहार के हैं और हम जाके महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं। समझ गए? पॉइंट समझो कि मतलब हम यूपी के हों या बिहार के हों, हम जाके कहां पर नौकरी कर रहे हैं? महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं।
तो ये बाबू आपको जाने के लिए तो बता दिया कि भैया देखो इसीलिए आप वहां पर जा सकते हो। तो आप अपने दिमाग से, अपने थिंकिंग से सोचो, यहां पर कहीं ना कहीं आपको समान अवसर दिए गए कि नहीं दिए गए? जितना अवसर महाराष्ट्र के लोगों को वहां पर नौकरी करने का है, उतना ही अवसर अगर आप यहां से जाते हो तो आपको भी कारखानों में उतना ही अवसर दिया जाएगा। तो बताओ, एक समान अवसर की बात करता है तो हम कहते हैं हाँ भैया ये समान अवसर की बात तो कर रहा है, समान अवसर की बात कर रहा है, समझ गए। लेकिन अभी हाल ही में एक वाक्या हुआ, अभी हाल ही में एक घटना हुआ। अब घटना कौन सा हुआ था? तो हम कहते भैया घटना ये हुआ कि बिहार के कुछ लोग महाराष्ट्र में काम करते थे। अब महाराष्ट्र वालों ने उनके ऊपर थोड़ा से अलग तरीके से उनके साथ रिएक्ट हुए कि भैया ये लोग बिहारी हैं, इन लोगों को यहाँ पर काम पे ना रखो, और उनके साथ थोड़ा से क्या मतलब स्थान के आधार पर भेदभाव किए गए कि ये बिहारी हैं, उनको बिहारी करके या मतलब उल्टे शब्दों से उनको संबोधित किया गया। तो वहां थोड़ा मारपीट भी हुआ। तो ये सब हम कहते हैं कि इसका मतलब ये आर्टिकल 19(1)(d) का भी उल्लंघन है, समझ गए। तो ये उल्लंघन है कि नहीं है? और फिर आर्टिकल 19(1)(g) का भी उल्लंघन है। बहुत सारी चीजों ऐसे हम कहते हैं कि वहां पर ये सारी घटनाएं हुई थी, तो मतलब ये चीजें गलत हैं, समझ गए। पॉइंट क्लियर हो गया ये? तो ये चीजें आपको बढ़िया से थोड़ी समझ के रखनी है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं। समान अवसर मिल जाता हमें, ठीक ना। आर्टिकल 19(1)(d) में जो बातें रखी गई आने जाने का अधिकार, इससे हमें व्यवसाय करने में आसानी हो जाती है, ठीक ना। फिर हमने देखा कि हर नागरिक भारत का, इससे हमें राष्ट्रीयता का पता चल जाता है, ठीक ना। फिर हमने देखा कि कहीं पर भी आने जाने का अधिकार, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिखा देता है। और अच्छा एक बात आप यहाँ लिखे नहीं हम लोग, ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है ये बाबू कौन से आर्टिकल में? तो आपको ये है आर्टिकल 21 में। किसमें? ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि कहीं पर अगर आपसे पूछ ले पर्सनल लिबर्टी कहाँ है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है संविधान के, तो आपको बताना आर्टिकल 21 में है, समझ गए। अच्छा अब दूसरे नंबर पे आपको चलते हैं, दूसरे नंबर पे लेके, जहां पर आपको ये चीजें पढ़नी है कि कोई भी मूल अधिकार, समझ गए, पूर्ण नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक ना। इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ इनके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्लियर हो गया ना। तो भैया अगर इनके ऊपर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं तो आप सोचो कि इनको संविधान के कौन से भाग में रखा गया है या संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक ना। अब आगे चलते भैया। महत्व को हम खत्म करते हैं, आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। आगे वाले पॉइंट में आपसे पूछेगा भैया क्या क्या बातें हैं इसमें, आगे वाले पॉइंट में क्या क्या समझनी है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, ये समझो उचित प्रतिबंध कहां पर दिए गए। तो हम लिखेंगे आर्टिकल 19(1)(d) का उचित प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध आर्टिकल 19(5) में दिया गया, 19(5) में दिया गया है या लिखा गया है, जैसे आप लिख पाए लिख लीजिए। कह रहा आर्टिकल 19(1)(d) का उचित प्रतिबंध कहां पर? आर्टिकल 19(5) में है, समझ गए। तो भैया ये जो उचित प्रतिबंध लगाएंगे क्या क्या हैं, तो हम कहते हैं भैया देखो पहली बात तो ये है, आप घूमो चाहे जहां घूमो, घूमने पर मनाही नहीं है, घूमने पर मनाही नहीं है, लेकिन भैया ना देश की संप्रभुता नष्ट ना हो, देश की अखंडता पर आंच ना आए और देश की एकता पर कभी भी आंच ना आए। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे कहने का मतलब, एकता का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अभी महाराष्ट्र और बिहार का एग्जांपल लिया कि यहां पर मैंने कहा महाराष्ट्र, यहां पर मैंने कहा बिहार, दोनों ले लिए। अब भैया बिहार वाले आके महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र वाले इनको क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ जॉब नहीं करने दे रहे हैं, मतलब इनको यहाँ से भगा रहे हैं। तो हम कहते हैं भैया इसका मतलब यहाँ पर कहाँ राष्ट्रीय एकता है, तो ये कहीं ना कहीं एकता को डैमेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम कहेंगे ऑब्वियसली कर रहे हैं,
ये स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये एकता को बढ़ावा नहीं देने दे रहे हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम कहेंगे भैया देखो, भारत की संप्रभुता ना खतरे में आए। समझ गए? संप्रभुता, अखंडता, अखंडता और एकता, और एकता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भ्रमण। समझ गए? अगर कहीं पर देश की संप्रभुता खतरे में आ रही है, अखंडता खतरे में आ रही है, एकता खतरे में आ रही है, तो हम सीधी बात यही बोलेंगे कि भैया कहीं पर भी भ्रमण अब अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अब बात आपके स्वतंत्रता पे नहीं है, अब बात देश की अखंडता पर है, अब बात देश की स्वतंत्रता पर है, अब बात देश की एकता पर है। इसलिए हम कहीं पर ये अब नहीं कहेंगे कि भैया देखो ये तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी है, अब इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, राज्य कहेगा अब इसको हम कंज्यूम करेंगे। समझ गए? क्योंकि इसने हमारी देश की संप्रभुता को टच कर गया, क्योंकि ये हमारी देश की अखंडता को टच कर गया, इसीलिए इनके ऊपर क्या लगा दिए गए हैं? उचित प्रतिबंध लगा दिए गए। आप घूमो टहलो, आपको मना ही नहीं है, लेकिन इन सब चीजों के अंडर में रह के घूमो। ठीक ना? दूसरे नंबर पे क्या बोलता है? पब्लिक इंटरेस्ट। क्या बोलता है? पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है सार्वजनिक हित। आप घूम रहे हो, घूमो भैया, घूमो, घूमने के लिए थोड़ी कोई मना कर रहा है। समझ गए? आप घूमो, लेकिन आपका जो घूमना हो वो जायज हो, सार्वजनिक हित में हो, लोगों के हितों में हो। समझ गए? इसके विरुद्ध आप ना जाओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर कोई जा रहा है तो भैया कहीं जाके लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, ये सब क्या है? ये सब घूमने के तरीके थोड़ी होते हैं, तब आपको वहां पर रोका जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है? हम कहते हैं ये तीसरे नंबर पे जो ये जनजातीय क्षेत्र होते हैं, ट्राइबल एरिया। कौन से क्षेत्र हैं? जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में रोका जा सकता है, रोका जा सकता है रोका जा सकता है। अब ये जनजातीय क्षेत्रों में रोका जा सकता है, क्यों रोका जा सकता है? इसलिए रोका जा सकता है कि ये जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, इनके पास क्या होती है? अपनी खुद की संस्कृति होती है। समझ गए? कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, मतलब परंपरा होता है, और क्या होता है? हम कहते हैं, और इनके पास अपना कला होता है, और क्या होता है? ये लोग पर्यावरण से बहुत ही बढ़िया से अटैच होते हैं, पर्यावरण से ये लोग क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अगर आप इनके क्षेत्र में घूमने गए तो मतलब आप भीड़ हो, अगर भीड़ इनके क्षेत्र में जाएगा तो बताओ इनकी संस्कृति को क्या कर दिया जाएगा? आप लोग नष्ट कर दोगे। इसीलिए सरकार ने क्या कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृतियों को बचाने के लिए आपका घूमना वहां पर वर्जित किया जा सकता है। समझिए? क्योंकि इनकी एक स्पेशल मतलब की परंपरा होती है, इनके पास एक स्पेशल आर्ट होता है। समझिए? पर्यावरण से ये लोग जुड़े होते हैं। अब ढेर सारी भीड़ अगर से वहां पर जाएगी घूमने के लिए तो बताओ पर्यावरण को नुकसान होगा ही होगा। समझ गए पॉइंट? तो ये सारी चीजें बचाने के लिए सरकार क्या कर देती है? जनजातीय क्षेत्रों में आपको रोक लगा देती है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें जनजातीय क्षेत्रों में जाना है। भैया जाओ, जाने के लिए नहीं मना है, लेकिन वहां पर ना रोक लगाया गया, ये बात हो रही है। और सरकार रोक लगा सकती है, तब आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम वहां जा रहे थे तो सरकार ने हमें रोक दिया। वहां आप क्लेम नहीं कर पाओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात अपने दिमाग में रखो। समझ गए? जनजातीय क्षेत्रों में रोका जा सकता है, और जनजातीय क्षेत्रों को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइबल एरियाज। अच्छा, रोकने के लिए क्या बनाया गया है? रोकने के लिए इनमें ILP बनाया गया। क्या बनाया गया है? ILP बनाया गया। समझ गए? और ILP का मतलब होता है इनर, क्या होता है? इनर लाइन परमिट। क्या होता है ये? इनर लाइन परमिट होता है। अब इनर लाइन परमिट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये देखो ये राज्य है, कोई राज्य है, और यहां पर क्या है? ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक ना, उस राज्य में। तो ये ऐसे पूरा का पूरा ऐसे लाइन कर दिया गया है कि इस वाले रीजन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं?
इनर लाइन परमिट बोलते हैं। समझिए, तो ये कौन कौन से राज्यों में चलता है? तो हम कहेंगे भैया ये चलता है नागालैंड में। कहां पर चलता है ये? नागालैंड में चलता है। और कहां? तो हम कहते हैं ये मिजोरम में चलता है। और कहां चलता है भैया? तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश में चलता है। आंध्र प्रदेश। समझ गए? यहां पर क्या बनाया गया है? इनर लाइन परमिट बनाया गया है। कहां? नागालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट क्लियर हो गए आपके? तो मतलब इतनी जगहों पर क्या है? बैन है, आप यहां पर नहीं जा सकते और क्लेम भी नहीं कर सकते। क्लेम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये किसके अंडर में आता है? ट्राइबल क्षेत्र के अंदर में आता है। समझ गए? अभी और लिखने इसमें, इसलिए पहले 3 मिटाऊंगा तभी आगे लिख पाऊंगा। ठीक ना? चौथा पॉइंट रहेगा ना। अब देखो चौथे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? ये जो होते हैं ना जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र ऐसे लिख सकते हो। वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। यहां भी आपको जाने से रोक लगाया जाता है, रोक लगाया जा सकता है। रोक लगा नहीं है, रोक लगाया जा सकता है। समझ गए? रोक लगाया जा सकता है। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखो जैव आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं ये इको सेंसिटिव जोन होते हैं। कैसे होते हैं? तो हम कहते हैं ये सारे के सारे इको सेंसिटिव, सेंसिटिव, इको सेंसिटिव जोन होते हैं। इसलिए ऐसे जगहों पर आपको रोक लगा दिया जाता है। इको सेंसिटिव का मतलब ये होता है अगर आप यहां पर जाओगे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जीवों को नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप जा रहे हो सकता है वहां आप शिकार करने लगो, हो सकता है शिकार आपको ही खत्म कर दे। मतलब शेर और अगर वहां रहेंगे तो आपको ही खा जाएंगे, बाघ उगरेंगे तो आपको ही खा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या हमें समझना है कि ये सब इको सेंसिटिव जोन होते हैं, इसलिए यहां पर सरकार बैन कर सकती है। ऐसे जगहों पर क्या कर सकती है? सरकार आपको बैन कर सकती है। समझ गए? अच्छा, और कहां हमें नहीं जाने दिया जाता है? हम कहते हैं हमें नक्सली क्षेत्रों में भी बैन किया जा सकता है। नक्सली, नक्सली क्षेत्रों में भी हमें जाने से रोका जाता है, क्योंकि यहां नक्सली क्षेत्र जो होते हैं ना इनको हम रेड जोन घोषित कर देते हैं। समझ गए? रेड जोन घोषित कर दिया जाता है। जो ये रेड जोन होता है मतलब ये नक्सली क्षेत्र होते हैं, या जहां पर अशांति ज्यादा है तो उसको हम रेड जोन के नाम से जानते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो नक्सली क्षेत्र होते हैं यहां पर भी आपको जाने से रोका जा सकता है। इसलिए क्योंकि आप हो स्टेट की प्रॉपर्टी हो, अगर वहां पर आप जाओगे तो हो सकता है नक्सली आपको मार दे। इसीलिए वहां पर सरकार क्या करती है? आपको रोक लगा देती है और ऐसे क्षेत्रों को रेड जोन घोषित कर देती है, और रेड जोन में आपको अलाउ नहीं होता कि वहां आप जा सको। समझ गए? ये भी पॉइंट समझ गए? नक्सली क्षेत्र वाला भी समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है? और हम कहां नहीं जा सकते भैया? और ऐसे जहां पर भी उसको लगता हो तो वहां रोक लगा देती है। अरे सॉरी, यहां पर 5 लिखेंगे। 6वें नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं? 6वें नंबर पे जैसे कुछ आर्मी का कंटेनमेंट होता है। समझ गए? तो आर्मी का कुछ क्षेत्र होता है जो आर्मियों के लिए आरक्षित किया जाता है, तो उस क्षेत्र में भी आपको रोका जा सकता है। या कुछ राजनीतिक क्षेत्र होते हैं वहां पर भी आपको रोका जा सकता है। डिप्लोमेटिक एरियाज के नाम से उनको जाना जाता है, जहां पर जैसे मान लो कि वहां पर कुछ समझौता हो रहा है तो वहां पर भी आपको जाने से रोका जा सकता है। अच्छा, कुछ और होते हैं जैसे हमने कहा कि सेक्रेट एरियाज। सेक्रेट एरियाज का मतलब ये होता है कि गुप्त क्षेत्र कुछ होते हैं, वहां पर भी आपको जाने से रोका जा सकता है। वहां सब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? मिलिट्री क्षेत्रों में हमें जाने से रोका जा सकता है। मिलिट्री एरियाज में, क्षेत्र ही लिखता हूं, मिलिट्री क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, ठीक ना, गुप्त क्षेत्रों में। और यहां हम लिख सकते हैं कुछ बॉर्डर क्षेत्रों में। ऐसी जगहों पर आपको जाने से रोका जाता है।
क्यों रोका जाता है? क्योंकि ये देखो कुछ मिलिट्री का कुछ सीक्रेट होता है, तो वो लोग आपको जानने नहीं देंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में जहां पर समझौता समझौता होता रहा होगा वहां पर भी आपको रोक दिया जाता है। गुप्त क्षेत्र में तो आपको पता है कोई नहीं जा पाता है, समझिए। तो ऐसे कुछ बॉर्डर एरियाज हैं, तो वहां पर हमें जाने से क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया है, इसलिए हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। और ये कहाँ रोका जा सकता है? मतलब अगर ये सारी चीजें हो रही तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ये नहीं कह सकते क्योंकि पहले ही दे दिया गया। अच्छा 6 पॉइंट हो गए, और पॉइंट अभी लिखते हैं इसमें। 3 पॉइंट ही लिख पा रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 7 में हम क्या देखते हैं? पॉइंट नंबर 7 में कर्फ्यू लग जाए तो वहां पर भी आपको जाने से रोक दिया जाएगा। कर्फ्यू या यहां मान लो कि धारा 144, समझ गए? अगर कर्फ्यू और धारा 144 लग जाता है तो वहां पर भी आपको जाने से रोक दिया जाएगा। और धारा 144 का मतलब ये होता है कि वहां पर कभी भी ओडीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोगों को और रोक रहा है कि इतने लोग यहां पर नहीं जाएंगे। एक साथ केवल 4 लोग साथ रह सकते हैं, एक साथ केवल 5 लोग रह सकते हैं, ऐसे ऐसे करके सभा वाले में हमने देखा ये सब। तो ऐसी जगहों पर भी क्या हो सकता है? ऐसी जगहों पर भी आपको जाने से रोक दिया जा सकता है। समझे? कर्फ्यू लग गया तो मतलब कोई भी बाहर निकलने को नहीं पाता है, सभी लोगों को अंदर रहना है, घर के अंदर सभी लोगों को रहना है। अगर कोई बाहर जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, समझिए। क्योंकि कर्फ्यू जब लगता है तो देश में जब अशांति फैल जाती है तभी कर्फ्यू लगाए जाते हैं। और जब कर्फ्यू अगर से लगा है तो इतना अपने दिमाग में याद रखे रहना, अगर आप घूमते जा रहे हो, अगर आपको पुलिस कुछ भी दंड देती है तो आप ये नहीं कह सकते ये मेरा मूल अधिकार है, कि आर्टिकल 19(1)D में लिखा है कि हमें घूमने का अधिकार है। तो ये घूमने का अधिकार है, लेकिन जब तक कर्फ्यू नहीं लगा तब तक। अगर कर्फ्यू लग गया है तब आपको घूमने का अधिकार खत्म, समझ गए? हाँ समझ गए आप, बहुत अच्छे हो आप। फिर ऐसे हमने कहा 8वां पॉइंट क्या है? क्वारंटाइन। आपने नाम सुना होगा, कोरोना में आपने बहुत सुना होगा क्वारंटाइन, समझ गए? तो आज उस वर्ड का मतलब समझ लो, अपने संविधान में बहुत पहले से लिखा गया था, क्वारंटाइन। आपने सुना होगा ना, क्वारंटाइन कर दिया गया, मतलब उसको कहीं एक जगह पे ले जाके बैठा दिया गया, या इस एरिया को क्या कर दिया गया? क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन का मतलब जैसे देखो ये एरिया ऐसे मान लो बड़ा सा एरिया है, इसमें कुछ एरिया को ऐसे फिक्स कर दिया गया। अब यहां आपको जाने से मना कर दिया जा रहा, भैया यहां आप नहीं आ सकते, यहां आप इस एरिया में नहीं जा सकते। अच्छा हम इस एरिया में क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ये जो क्वारंटाइन शब्द होता है ना, ये मेडिकल का शब्द है। किसका शब्द है? तो हम कहते हैं ये मेडिकल का शब्द है। अगर ये मेडिकल का शब्द है, इसका मतलब यहां पर ये होता है कि कोई बीमारी या फैल रही है, तो इसीलिए वहां अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको भी संक्रामक बीमारी पकड़ सकती है। और यू आर अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, मतलब आप स्टेट की संपत्ति हो। अगर वहां जाओगे तो बीमारी से आप भी पीड़ित हो जाओगे, और अगर आप पीड़ित हो गए तो इसका मतलब वहां पर टे हो जाओगे। अगर टे हो गए तो इसका मतलब वहां पर सरकार की एक संपत्ति चली गई। इसीलिए सरकार क्या करती है? आपको वहां पर रोक लगा देती है, समझ गए? तो क्वारंटाइन एरिया में भी आपको जाने से मना किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना जब आया था, तो कोरोना जगह जगह पर क्वारंटाइन किया जाता था, लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, एरिया का क्वारंटाइन बना दिया जाता था कि आपको वहां पर जाने का अधिकार नहीं है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर क्या पकड़ लेगा? वायरस पकड़ लेगा, कोरोना हो जाएगा, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, समझ गए? या आपको पकड़ लिया फिर आप गए दूसरे व्यक्ति को पकड़ा दिए, तो यही सब प्रॉब्लम थी। तो क्वारंटाइन के क्षेत्र में भी रोक लगा दिया जाता है। कुछ एरिया ऐसे क्वारंटाइन बनाए जाते हैं, समझ गए पॉइंट की नहीं? पॉइंट समझिए। अच्छा फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम कहते हैं 9वें पॉइंट पे क्या भैया? 9वें पॉइंट पे हम ले लेते हैं टोल टैक्स को। टोल टैक्स अभी बता देता हूं टोल टैक्स क्या होता है। टोल टैक्स वाला थोड़ा केस बढ़िया है। टोल टैक्स, अब ये जो टोल टैक्स था, कहा गया भैया अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, मतलब आप हाईवे पे भ्रमण कर रहे हो 4 व्हीलर से, समझ गए? तो आपको क्या देना होगा? टोल टैक्स देना होगा, पैसा देना होगा। अरे भैया अगर आपको पैसा दिया जा रहा तो यहां पर आप स्वतंत्र कैसे हो गए? मतलब अगर आपको हाईवे पे भ्रमण करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है तो आप स्वतंत्र कहां हो? समझ गए? मतलब यहां पर यही बात बोली गई कि अगर हमें टोल टैक्स दिया जा रहा है तो बताओ हम स्वतंत्र कहां हैं? समझ गए?
तो भैया ये जो टोल टैक्स होता है इसको भी छूट दिया गया कि आपको टोल टैक्स जमा करना ही करना है। समझ गए? तो टोल टैक्स वाले क्षेत्र को भी किस में रख दिया गया? उचित प्रतिबंधों में रख दिया गया है कि अगर आप भारत के वासी हो, कहीं पर घूमना चाहते हो तो आपको टोल टैक्स तो भरना पड़ेगा। हाईवे पर अगर आप चल रहे हो तो आपको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। समझ गए? टोल टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। समझ गए? अब भैया यही से केस समझते हैं। समझ गए? इतना आप लिख लो, फिर आपको हम टोल टैक्स से केस समझाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को टोल टैक्स नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो, टोल टैक्स का मतलब ये होता है, ये मान लो हाईवे है। क्या है ये? हाईवे है। तो यहाँ पर एक टोल टैक्स बना दिया जाता है। जब गाड़ियां आती हैं तो यहाँ पर उनको कुछ पैसे देने होंगे, तभी ये गेट खुलेगा, तब जाके गाड़ियां आगे जाती हैं। ये ज्यादातर हाईवे पे होता है। समझ गए? ये ज्यादातर किस पे होते हैं? हाईवे पे होते हैं। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सब जो चीजें होती है ना, इनके ऊपर ये सब टोल टैक्स लिए जाते हैं। समझ गए? मतलब उनसे पैसा लिया जाता है रोड पे चलने का। तो अब हमें वही समझना है कि टोल टैक्स वाला कहानी थोड़ी से समझो। टोल टैक्स, अब भैया लोग थे, कुछ लोग थे, अब इन लोग चल रहे थे रोज रोज, भैया रोज रोज ये लोग चल रहे थे। अब जब ये लोग रोज रोज चल रहे थे और राज्य क्या कर रही है? स्टेट इनसे कह रही है कि भैया तुम टोल टैक्स दो। अब लोगों से रहा नहीं गया, लोगों ने कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट से जाके कह रहे हैं कि भैया महोदय, लॉर्ड। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या हुआ, इतना घबराए क्यों हो? समझ गए? तो अब सुप्रीम कोर्ट जब इनसे पूछता है क्या हुआ, इतना घबराए क्यों हो, तो ये लोग कहते हैं कि ये जो राज्य है, कौन भैया? ये जो राज्य है, राज्य को कहां बना दे? कहीं पर बना देते। मान लो यहां पर बना दिए राज्य, स्टेट। ये जो स्टेट है, स्टेट, ये जो स्टेट है ना, ये हम लोगों से टोल टैक्स लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछा, हाँ तुम टोल टैक्स लेते हो? पूछा इससे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इससे कि तुम टोल टैक्स लेते हो? तो इन्होंने कहा हाँ टोल टैक्स लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों लेते भैया, क्यों? मतलब तुम्हें यह नहीं पता कि टोल टैक्स अगर से लोगे तो इनका आर्टिकल 19(1)(d) का हनन होने जा रहा है? तो राज्य ने कहा कि देखो, हम इसलिए टोल टैक्स लेते हैं क्योंकि कारण है, हम इनको यहां पर क्या दे रहे हैं? समझ गए? सेफ दे रहे हैं। सेफ का मतलब सुरक्षा देते हैं। यहां पर बढ़िया लाइट रहती है, बढ़िया पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठंडी एकदम रहती है। समझ गए? 2 रोड बनाए जाते हैं, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। कहीं कहीं 5-4 लेन बनाए जाते हैं, कहीं कहीं 6 लेन बनाए जाते हैं, 8 लेन बनाए जाते हैं। अगर इतने बनाए जाते हैं तो एक पे चलो, एक पे आओ। अगर हम उनको इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं तो बताइए हम उसका पैसा इनसे नहीं लेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम उनको सुरक्षा देते हैं, ठीक ना, और भी फैसिलिटी देते हैं, बहुत प्रकार की इनको हम क्या देते हैं? वहां पर फैसिलिटी देते हैं। समझ गए? तो इसीलिए इनसे हम क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में या जहन में जाके बैठ गई। समझ गए? तो ये इन्होंने किससे बोला इतनी बात? सुप्रीम कोर्ट से। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में बैठ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या दिया? निर्णय दिया। निर्णय दिया। अब निर्णय में क्या हुआ? निर्णय में कह रहा है कि देखो भैया, लोग, बाबू लोग, आप लोग सही हो कि आपके पास आर्टिकल 19(1)(d) है, लेकिन अगर आपके पास आर्टिकल 19(1)(d) है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पर भी आने जाने का अधिकार दे दिया जाएगा। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि आपको अगर सेफ रोड चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी चाहिए, वहां पर सीसीटीवी कैमरा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? टोल टैक्स देना होगा। समझ गए? क्या देना होगा? टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स देना होगा। अच्छा चलिए ठीक है, टोल टैक्स दे देते हैं। और क्या बोला इन्होंने? और इन्होंने राज्य से बोला कि देखो, अगर आप एक हाईवे बना रहे हो तो हाईवे के बगल में एक रास्ता बना दो, पतला रास्ता बना दो। और क्या बना दो? तो ये कह रहा है कि हाईवे के बगल में एक रास्ता बना दो।
एक रास्ता बना दो। हाँ, हाईवे के बगल में एक रास्ता बना दे, ताकि क्या हो, ताकि भ्रमण रुके ना, ताकि भ्रमण रुके ना, मतलब लोगों का आवागमन रुके ना, चलता रहे। अब कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो बताओ, अगर कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो बताओ कैसे चलेंगे, समझ गए। तब यहां पर लगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया बात बोला, राज्य के फेवर में भी बोला और किसके फेवर में बोला, और लोगों के फेवर में भी बोल दिया। और इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस। क्या इसको बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। हिंदी में इसको बोलते हैं सामंजस्य का सिद्धांत बोलते इसको, समझ गए। इसको क्या बोला जाता है, मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इसका ये हिंदी में क्या होता है, तो हम कहते हैं सामंजस्य का सिद्धांत बोलते। और सामंजस्य का सिद्धांत का मतलब बस इतना सा होता है कि दोनों लोगों के हित की बात यहां पर कही गई है, केवल एक की बात नहीं की गई, दोनों लोगों के हित की बात की गई है। लोगों को भी मजा आ गया और राज्य को भी मजा आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बातें होती है, या बढ़िया से समझना, तभी तो ये चीजें समझ में आएंगी। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आप पढ़ो तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहां पर बताई जाती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सामंजस्य का सिद्धांत बोलते हैं। अच्छा, ये केस तो हो गया। अब एक केस और आता है, ठीक ना, बता रहे हैं उस केस को भी। अब एक केस आता है 1978 में, उस केस का नाम होता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आता है 1978 में। अब ये केस क्या है, किससे जुड़ा था? इसमें मेनका गांधी ने कौन सी बात उठाई? इन्होंने कहा ये जो भ्रमण होता है ना, भ्रमण, ये जो केवल अभी देश के अंदर है ना, इसको देश के बाहर भी होना चाहिए। कहां होना चाहिए? देश के बाहर भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे भ्रमण देश के अंदर के साथ साथ देश के बाहर भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, क्योंकि यह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहां पर है? तो हम कहते हैं आर्टिकल 21 में। वाह भैया वाह, मेनका गांधी ने ये शब्द मेंशन कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले रही है। सुप्रीम कोर्ट कहती है सही बात है, ये जो भ्रमण होता है ये देश के बाहर भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। समझ गए? और सुप्रीम कोर्ट भी इसके फेवर में। जब सुप्रीम कोर्ट अगर इसके फेवर में है तो हम कहते हैं भैया इसका मतलब जो भ्रमण होगा वो देश के बाहर भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखे रहना, आपको यहां से जाने के लिए कि जितना आपको, चाहे वहां जाके आप व्यापार करो, चाहे आप जाके वहां पर नौकरी करो, और चाहे आप जाके वहां घूमने के लिए जाओ, हम यहां से आपको परमिट दे रहे हैं। लेकिन वहां का जो कानून होगा तो आपको जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो उस कानून में आपको ढलना होगा। ये नहीं कि ये भारत वाला कानून वहां ले जाके इम्प्लीमेंट कर देना।
हम केवल यहां से आपको घूमने के लिए दे सकते हैं। समझ गए? ये पहली बात इस केस में आई थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या, ये पहला मान लेते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें एक प्रोसेस दिया गया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसे ड्यू प्रोसेस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको हम, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है ये भी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, भैया देखो, भारत में तो कानून तो बन गया है, समझ गए। अब यही ये जो केस था ना, इसमें ये केस कह रहा, मेनका गांधी कह रही, मतलब कि देखो, कानून बनाकर किसी की जमीन को छीन लेना, मतलब किसी की संपत्ति को छीन लेना, या किसी को हम अपराध के कैटेगरी में ले जाके उसको हम सजा दे दे, ये चीज अच्छी नहीं है। कि केवल हम एक कानून बना के किसी की संपत्ति को छीन ले रहे हैं, किसी को हम अपराधी घोषित कर दे रहे हैं, ये चीजें गलत है। तो क्या होनी चाहिए? तो यहां पर यह बात बोली गई, भैया एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमें क्या करना होगा, कानून जो बनाता है वो तीन चीजें उसमें होनी चाहिए। पहला तो भैया वो मतलब कि फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। समझ गए? जो भी कानून होगा क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। फेयर को हम कहते हैं उचित। कानून कैसा होना चाहिए आपका, कानून का मतलब होता है विधि, मतलब लॉ आपका कैसा होना चाहिए, तो हम कहते हैं फेयर होना चाहिए। फेयर को हम कहते हैं उचित होना चाहिए। जस्ट होना चाहिए, और जस्ट को हम क्या बोलते हैं, न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल होना चाहिए मतलब कि तर्क संगत भी होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो कहने का मतलब वो कानून नहीं माना जाएगा। ये चीजें होनी चाहिए। अगर इंसान गलत है तो गलत है, अगर इंसान सही है तो उसके कभी भी उसको सजा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं। कि मतलब अगर कानून है तो क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगर कानून है तो न्याय संगत होना चाहिए। अगर कानून है तो तर्क संगत होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया इसका कहने का मतलब ये था, कानून होना महान बात नहीं है, कानून का उचित होना, तर्क संगत होना, न्याय संगत होना महानता है। समझ गए? कानून होना ये आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है, कानून के साथ साथ वो न्याय संगत होना चाहिए, वो उचित होना चाहिए और वो तर्क संगत होना चाहिए, तब हम कहते हैं ये कानून है। समझ गए? तो इसी में ये बात बोली गई थी कि न्याय, कहने का मतलब कानून होना अनिवार्य नहीं है। समझ गए? कानून का न्याय संगत, तर्क संगत और उचित होना अनिवार्य है। यही होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही। समझ गए? अब मिलेंगे अगली क्लास में आर्टिकल 19E के साथ। ठीक, ओके।